भाजपा ने तो महिलाओं के लिए अप्रत्याशित फैसले लिए हैं। जैसे उन्होंने कितने दिनों तक जो महिला आरक्षण बिल लंबित था, उस महिला आरक्षण बिल को उन्होंने पारित किया है। अब देखिए कि रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम बनाती है, पार्टी यहाँ से धर्मशिला जी को राज्यसभा में भेजती है, पार्टी ने यहाँ से हमारी एक बहन को भेजा विधान परिषद। अधिकार यात्रा तो मजाक बन के रह गया है। उनके यात्रा में जो लोग आए हैं, आप वीडियोस देखेंगे, पूरा भरा पड़ा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, विकास का कोई उनका एजेंडा नहीं है, तो वो ऐसे नैरेटिव करते हैं जैसे वो कहते हैं संविधान खतरे में। वो पीटते थे, वो मजदूरी लाते थे, वो दारू में खत्म कर देते थे। उन महिलाओं का जीवन सुखमय हुआ है। दारू की बंदी से बीमारियां कमी है, दारू की बंदी से बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं राजा ठाकुर और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आज हमारी कानूनी जंग की टीम मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा में पहुंची है। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप हमारे विजुअल में देख सकते हैं, जो इनको सम्मान किया गया है वो मैंने आपको दिखाया है। तो सबसे पहले मैं इनसे इनका खुद परिचय जानता हूं। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत आभार कानूनी जंग का। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर ममता रानी। पेशे से मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है, उसमें मैं प्राचार्य के पद पर हूं। और पार्टी में आज के दिन में मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अपना दायित्व निभा रही हूँ। मैडम, आप हमारे जनता को जरा दो शब्द बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप कब से हैं? जी, मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 1996 से, मतलब लगभग 29 वर्ष हो गए। पहले मैं एक लेक्चरर के रूप में थी, फिर रीडर हुई और अब मैं कमीशन से प्राचार्य नियुक्त हुए भी मुझे 16 वर्ष हो गए। 16 वर्षों में मैंने 3 महाविद्यालयों में, महिला महाविद्यालयों में पूर्णकालिक, 5 साल का काल होता है, पूर्णकालिक प्राचार्य के रूप में काम किया है और वर्तमान में अभी LNT कॉलेज में हूँ। हालांकि हमारी ये विजुअल देख के हमारे दर्शक जो है कि आपके ये सम्मान गिन नहीं पाएंगे, तो आप अपने शब्दों में मुझे और मेरे जनता को जरा ये बता दें कि अब तक कुल कितने सम्मान आपको मिले हैं? देखिए, सही गिनती तो मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 100 के आसपास प्रशस्ति पत्र हैं और 200-250 के आसपास सम्मान है। और ये सिलसिला तो आगे भी जारी है, क्योंकि मैं एकेडमिक्स में भी हूँ, समाज सेवा में भी हूँ, राजनीति में भी हूँ। तो हर तरफ से काम करने पर जनता इन्हीं सब सम्मानों से नवाजती है। तो इस मामले में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। बिल्कुल, ये सम्मान किसी आम जनता के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि 200 से ऊपर सम्मान अब तक मिल चुके हैं और शायद ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ मैम का राजनीति में भी बहुत अहम रहा है, तो हमारे जनता को जरा बताएं कि राजनीति में आप कब से हैं और शिक्षा के साथ साथ राजनीति में आने का क्या कारण रहा है? देखिए, मैं जब लेक्चरर के रूप में पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ 1 साल बिताया। फिर मैं ट्रांसफर लेके बिहार यूनिवर्सिटी आई, तो 3 साल मैं मोतिहारी आना जाना करती रही। तो उस सब समय में मुझे राजनीति में क्या आने जाने में सारी ऊर्जा लग जाती थी। लेकिन जब मेरी पोस्टिंग 2001 में मुजफ्फरपुर में हुई, तो उसके बाद जो पठन पाठन के अलावे समय बचता था, तो एक घटना मेरे जीवन में हो चुकी थी कि मेरे पतिदेव शादी के 2-3 साल बाद ही गुजर गए थे। तो मेरे पास जो अतिरिक्त समय था, या तो मैं गॉसिपिंग में लगाती या मैं रोती धोती बिसूरती उस समय को गुजारती। मैंने कुछ क्रिएटिव करने का निश्चय किया और भाजपा की नीतियों से मेरी सहमति थी, तो मैंने 2001 में भाजपा को ज्वाइन किया। एक राजनीतिक सफर मेरा शुरू हुआ और उसके बाद मैं जब ज्वाइन मैंने किया तो सक्रिय सदस्य बनी और भाजपा के जिला कमेटी में मैं जिला मंत्री बनी। उसके बाद फिर जिला के मुजफ्फरपुर के महिला मोर्चा में मैं उपाध्यक्ष बनी। फिर प्रदेश में कार्य समिति सदस्य बनी। उसके बाद 3 जिलों की, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर की महिला मोर्चा की प्रभारी बनी। उसके बाद बीच में कुछ गैप आया, मेरा अपना प्रमोशन वगैरह था, प्रिंसिपल्स का ये प्रमोशन इंटरव्यू वगैरह, तो थोड़ा मैंने ब्रेक लिया था। लेकिन फिर मैं 4 वर्ष पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी भाजपा महिला मोर्चा की और अनवरत
भाजपा के साथ मेरा ये सफर जारी है। ममता जी, जो विधानसभा 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा से एक प्रत्याशी के रूप में भी चर्चा में है, तो मैम आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा आपको टिकट देगी? देखिए, भाजपा और बिहार में एनडीए सरकार ये लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, कई योजनाएं हैं। और भाजपा के टिकट देने की जहां तक बात रही, तो भाजपा ने तो महिलाओं के लिए अप्रत्याशित फैसले लिए हैं। जैसे उन्होंने इतने दिनों तक जो महिला आरक्षण बिल लंबित था, उस महिला आरक्षण बिल को उन्होंने पारित किया है और आने वाले इलेक्शन में वो आपको साकार रूप में दिखेगा भी। पार्टी ने अपने संगठन में महिलाओं को 33% की भागीदारी दी है। संगठनात्मक स्तर पर आप देखेंगे महिलाएं हैं। पार्टी आप देखिए कि रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का सीएम बनाती है। पार्टी यहाँ से धर्मशिला जी को राज्यसभा में भेजती है। पार्टी ने यहाँ से हमारी एक बहन को भेजा विधान परिषद में। तो लगातार, और एनडीए तो वह सरकार है जो 20 साल पहले जिन्होंने महिलाओं को 33% पंचायती राज में आरक्षण दिया, और हमारी प्रमुख बहनें हैं, मुखिया बहनें हैं, सरपंच बहनें हैं, वो राजनीति में अपनी भागीदारी सफलतापूर्वक निभा रही हैं। तो निसंदेह मुझे ये विश्वास है कि हमारी पार्टी महिलाओं की भागीदारी पर बहुत ही सक्रिय रूप से सोचती है, और उसके तहत मुझे उम्मीद है कि पार्टी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अच्छा, मैं इन परिचय के साथ मैं कुछ राजनीति मुद्दों पे आता हूं, आपसे कुछ सवाल करता हूं। अभी वोट अधिकार यात्रा हुआ, जिनमें हमारे माननीय राजीव गांधी राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी पहुंचे। तो क्या लगता है कि ये वोट अधिकार यात्रा यहाँ आम जनता पे कोई असर करेगा? देखिए, वोट अधिकार यात्रा तो मजाक बन के रह गया है। उनके यात्रा में जो लोग आए हैं, आप वीडियोस देखेंगे, पूरा भरा पड़ा है इंटरनेट पर कि उनसे पूछा जा रहा है कि वोट किसको दोगे, तो मोदी जी को। तो किसके यात्रा में आए हो, तो उनको उसका नाम नहीं पता है, लेकिन कह रहे हैं कि वोट देंगे मोदी जी को। तो ये वोट चोर, ये उन्होंने नैरेटिव गढ़ा है। राहुल जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, विकास का कोई उनका एजेंडा नहीं है, तो वो ऐसे नैरेटिव करते हैं जैसे वो कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जब वो राहुल जी उसको लहराते हैं ना अपने हाथों में लेके, तब संविधान खतरे में होता है। वो कहते हैं, इससे पहले उन्होंने कहा कि आरक्षण छीन लेगी भाजपा। क्या आरक्षण छीना गया? भाजपा ने आरक्षण छीना क्या? तो उनके पास कहने को कुछ नहीं है। तो अब वोट चोरी, आप जाइए ना गांव में, देखिए अनपढ़ लोग हैं, वो भी इतने जागरूक है, कहते नहीं मेरा वोट तो सुरक्षित है। हाँ, जिन घुसपैठियों की वोट से वो सोचते हैं कि वो जीतेंगे, या जिनके वोट को वो अपने लिए एक अपनी थाती समझते हैं, तो वैसे घुसपैठिए तो चिन्हित किए गए हैं, उनको निकाल बाहर किया गया है, और शायद पेट में दर्द इसी कारण है, कोई वोट चोरी का मामला नहीं है। अच्छा, अभी एक चीज और है, बहुत खूब चर्चा में है कि अभी जो दारूबंदी चल रहा है, क्या ये पूर्णतः या दारूबंदी है, इससे जनता को कोई लाभ है या फिर राजस्व को नुकसान है? देखिए, दारूबंदी एक बहुत बड़ा फैसला नीतीश जी ने लिया। उस समय ये लगा कि बिहार के पास तो कुछ भी नहीं है, राजस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन बिहार ने राजस्व के नए तरीके खोजे, कुछ उद्योग, कुछ ऐसे हब बने, तो उससे पैसा आने लगा और सरकार योजनाएं देने लगी। दारूबंदी से राजनीतिक से ज्यादा इसके सामाजिक फायदे हुए हैं। आप देखिए, गांव की महिलाएं जिनके पति दारू पी के उनको पीटते थे, वो मजदूरी लाते थे, वो दारू में खत्म कर देते थे, उन महिलाओं का जीवन सुखमय हुआ है। दारू की बंदी से बीमारियां कमी है, दारू की बंदी से बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होने लगा है। तो आप गांव की महिलाओं को देखिए, मजदूरों की महिलाओं को देखिए, उन लोगों को देखिएगा, तो आपको वो खुशी जब देखिएगा इस दारूबंदी की, तो आपको यह एहसास होगा कि यह कितना सफल है। और महिलाएं ये चाहती हैं कि दारू बंद रहे, क्योंकि दारू पीने से परिवार बर्बाद होता है, ये बात तो सभी मानते हैं। बिल्कुल, आपके शब्दों से यह सीधा झलक रहा है कि आप भी इस दारूबंदी के समर्थन में हैं। बिल्कुल दारूबंदी के समर्थन में हूँ। अब देखिए, मैं भी महिला हूँ, मैं सड़क पर जा रही हूँ, कोई दारू पी करके बदतमीजी कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, बाद में है कि वो नशे में है, तो वो नौबत ही क्यों आने दी जाए? इसलिए मैं भी इसके पूर्ण समर्थन में हूँ। बिहार में एक बहुत बड़ा सवाल है पलायन का, जो हमारे भाई बंधु जो यहाँ से चले पलायन हो जाते हैं अपने कारोबार को लेके या फिर किसी भी कारणों से, तो इसका क्या कारण रहा है और इसका निदान क्या है? देखिए, कुछ सालों तक बिहार में
ये मैं सिर्फ नहीं कहती, सभी कहते हैं कि जंगल राज रहा। तो उस समय न रोजगार था, न पढ़ाई थी, अपहरण उद्योग था, तो जो भी काम धंधे करने वाले थे वो लोग पलायन किए, बाहर गए। लेकिन जब एनडीए सरकार आई तो एनडीए सरकार ने कई योजनाएं दी। अब आप देखिए ना, मोतीपुर में फूड क्लस्टर है, एथनॉल के प्लांट्स खुल रहे हैं, यहाँ मुजफ्फरपुर में आप बेला में जाइए, बैग का क्लस्टर है। तो अब लोगों को जब आप रोजगार देंगे तो लोग अपनी माटी की ओर लौटेंगे, रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। अब बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। तो पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर क्यों जाएं? और रोजगार भी अब उपलब्ध हो रहा है, मनरेगा के तहत रोजगार मिले हैं, और ये जो अभी उद्योग धीरे धीरे पनप रहे हैं उसके तहत रोजगार मिल रहा है। अलावे आप देखिए ना, अभी एक क्रांतिकारी परिवर्तन, हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये छोटे उद्यम के लिए मिले हैं। जब महिला कमाने लगेगी, जब उससे उसके बच्चे पढ़ने लगेंगे, तो उसके पति भी बाहर क्यों जाएंगे? परिवार के साथ हर कोई रहना चाहता है। ये तो पेट की भूख है जो उसको बाहर लेके जाती है। तो वो भूख यदि यहाँ मिटने लगेगी तो क्यों बाहर जाएगा? और एनडीए सरकार ने इसी पर काम किया है, हर हाथ को रोजगार देने का उसका एक सपना है। और अभी आप देखिए, लाखों की संख्या में उन्होंने नियुक्तियां की है, आगे भी ये होगा। इसलिए अब पलायन कोई मुद्दा बिहार में नहीं रहेगा। अच्छा, एक समस्या और है। अभी एक चीज बहुत चर्चा में है कि जो 10,000 रुपये रोजगार के लिए दिया जा रहा है सरकार द्वारा, वो एक राजनीति छलावा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चर्चा में नहीं है, बल्कि एक अपने आप को बहुत बड़े परिवार की है, एक नेत्री है, उन्होंने कहा ये चीज की 10,000 रुपये बाद में ले लिए जाएंगे। तो ले लिए जाएंगे, देखिए हमारी सरकार योजनाएं वित्त को, प्रबंधन को देखते हुए बनाती है, कितना रुपया आ रहा है, कितना जा रहा है, ये देख करके योजनाएं बनाती है। क्या भाजपा की कोई योजना, एनडीए की कोई ऐसी योजना बताइए जो कि बाद में खत्म हो गई हो? नहीं। हर घर नल योजना हो, महिला उद्यम योजना हो, बच्चों को जो कन्या उत्थान राशि है वो मिल रहा है, कोई चीज खत्म तो नहीं हुई। हाँ, सरकार रेवेन्यू जनरेट कर रही है, चीजें दे रही है, उनके पास तो कुछ नहीं है, फिर भी कहेंगे माई बहन योजना। भैया कहाँ से दोगे? आप कहते हो 2,500 रुपया महिलाओं को पर मंथ, जब बिहार पर इतना कर्ज है तो आप कहाँ से दोगे? आप किस चीज पर वादे कर रहे हो? तो आप सत्ता में आने के लिए अनाप शनाप वादे करते हो, और एनडीए की गारंटी होती है, ये मोदी जी की गारंटी है, कोई योजना वापस नहीं जाएगी और ये पूरे किए जाएंगे। एक पार्टी और भी बहुत चर्चे में है, जनसुराज पार्टी। तो क्या लगता है, ये जनसुराज पार्टी इस आने वाले चुनाव में क्या असर डालेगी? कोई असर नहीं डालेगी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, उस पर बोलना बहुत आसान है, लेकिन जनता समझती है कि विकास के मायने क्या है। जनता सड़कें देखती है, जनता शुद्ध पेयजल देखती है, बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री, जनता वो देखती है। तो जनता ये नहीं सुनेगी कि ये नहीं हुआ, कहीं रोड का एक आप गड्ढा दिखा दे रहे हैं कि ये नहीं बना तो इसलिए जनता उससे विमुख हो जाएगी। नहीं, जनता को पता है कि दीर्घकालिक विकास क्या होता है, जनता को पता है कि उनके बच्चों का भविष्य किसमें है। इसलिए जनसुराज हल्ला हंगामा है जरूर, बातें बहुत अच्छी करते होंगे जरूर, लेकिन ये बातें और उनके जो सभाओं में अभी जो लोग आते हैं वो वोट में बदलने नहीं जा रहा है, निश्चिंत रहिए। अच्छा, जनसुराज की पार्टी के तरफ से एक पीएलसी कार्ड अभी बनाया जा रहा है। हर ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं और वहां पे पीएलसी कार्ड बनाते हैं, जिसमें 5 मुख्य उसमें उनकी योजनाएं हैं। तो क्या ये जो पीएलसी कार्ड है वो सही है, और क्या ये चुनाव में आम जनता पे असर करेगी? देखिए, ये पीएलसी कार्ड जनता को भरमाने का एक नुस्खा है, और हमारे अभी तेजस्वी जी और बाकी लोगों ने भी कहा है कि कुछ फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वो फर्जी है। दरअसल ये सब डाटा एकत्रित करने के लिए एक चारा फेंका गया है कि सबका फोन नंबर आ जाए, सबका डेटा आ जाए उनके पास, और वो तब वोट साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका यह गेम भी नहीं चलेगा, ये पीएलसी बिल्कुल फर्जी है। चलिए, एक आखिरी सवाल, इन सारों मुद्दों पे बात करने के बाद मुझे बस इतना बताएं कि इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? बिना संदेह एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, और हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। डबल इंजन की सरकार बनेगी ताकि डबल विकास बिहार में हो। अच्छा, अगर आप जीत कर मुजफ्फरपुर विधानसभा से आती हैं तो आपके पर्सनल एजेंडे क्या है? आप किन किन चीजों को सुधारेंगे?
देखिए, मुज़फ़्फ़रपुर जनता को बुनियादी सुविधाएँ चाहिए, तो मुज़फ़्फ़रपुर में वाटर लॉगिंग एक समस्या है, तो उस वाटर लॉगिंग की समस्या के लिए फर्दो नाला की सफाई है, नाले को ढका जाना है। अभी देखिए लाइट के लिए रोज़ टेंडर होता है, रोज़ हंगामा होता है। सोलर लाइट इतना आसान है, तो सब जगह पुलों पर, गलियों में सोलर लाइट लगाए जाएँगे, उस पर प्राथमिकता होगी। मुज़फ़्फ़रपुर शिक्षा का हब बने, अच्छी शिक्षा यहाँ मिले। देखिए अभी मुजफ्फरपुर की जनता नाराज है, यहाँ एम्स नहीं आया, यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं आया, तो जनता नाराज है। जनता की नाराजगी वाजिब भी है, क्योंकि एक प्रमुख औद्योगिक शहर भी है और सीमांचल का इलाका है। तो यहाँ भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट आया, जो पूरे सीमा, बल्कि सीमा के बाहर नेपाल के भी लोग उसमें आकर के इलाज करा सकते हैं। आगे इन्हीं बुनियादी सुविधाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अलावे जो शहर की व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था है, सो अतरतीब ट्रैफिक व्यवस्था है, वो बेतरतीब है, उसको सही करने की दिशा में काम होंगे। समय पर फॉगिंग होगी, लोग स्वस्थ रहें, इसकी चिंता की जाएगी। देखिए, मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि कोऑर्डिनेशन बना करके काम किया जाए। अभी स्थिति क्या है, पाइपलाइन बिछाने वाले आते हैं, गैस वाले वो रोड को काट के छोड़ देते हैं, फिर वो बनता है, फिर दूसरे आते हैं तो बिजली का तार बिछाते हैं, तीसरे आते हैं तो नल जल का। नहीं, सभी में एक कोऑर्डिनेशन बना के एक बार सड़क खुदे, उसमें सारी पाइपें बिछाई जाए, तरीके से काम हो। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, पैसा आया, लेकिन ये पूर्ण रूप से धरातल पर नहीं उतरा है। तो हमारा सिटी कैसे स्मार्ट बने, कैसे महिलाओं के लिए भी यहाँ सुविधा हो, ट्रैफिक, और सबसे बड़ी यहाँ पार्किंग की असुविधा होती है। लोग गाड़ी कहाँ रखें, पुलों पर गाड़ियां लगी रहती हैं, तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट जगह जगह हो, ये स्वच्छ पेयजल लोगों को मिले, ये सब बुनियादी चीजें हैं और जनता इन्हीं चीजों के लिए वोट देती है। तो अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया, अगर मुजफ्फरपुर की जनता ने मुझे चुना, तो मैं इन्हीं मुद्दों पर काम करूंगी। और मुझे आदत है ग्राउंड पर उतर कर काम करने की। मैं गाड़ी से उतर कर सड़कों पर चलती हूँ तो इन चीजों को देखती हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये तमाम मुद्दे हैं, मैं इन पर काम करना चाहूंगी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने तमाम मुजफ्फरपुर वासियों, बिहार वासियों को, भारत वासियों को आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं सभी को अभी का जो समय है उसमें नवरात्रा और विजयदशमी की बधाई देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि सभी के जीवन में खुशियाँ आए, वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश की प्रगति में एक वाहक बने। धन्यवाद।